बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद कामरान खान साहब। आज की वीडियो का टॉपिक ऐसा है कि कामरान खान साहब का एक स्पेशल एक खुसूसी इंट्रोडक्शन मैंने करवाना है, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं, 3 इंतहाई अहम मामलात पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपको मालूम है कि 29 नवंबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म, उनको बरी कर दिया गया। उनका बरियत का फ़ैसला हो गया एवनफील्ड केस में, और फ्लैगशिप रेफरेंस जो है उसमें नैब ने दरख्वास्त वापस ले ली, अपील वापस ले ली जो मियां साहब की बरियत के ख़िलाफ़ थी। इसके अलावा जो है वो मियां साहब के लिए अब इंसाफ की देवी मेहरबान है। बहुत सारे लोग उसको ये कह रहे हैं कि उनको जो है वो इंसाफ की होम डिलीवरी हो रही है, बड़ी फास्ट पेस्ड किस्म की जनाब डिलीवरी मियां साहब को की जा रही है। लेकिन इसके 18 घंटे के बाद, इस बरियत के 18 घंटे के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक इंतहाई दिलचस्प जवाब जमा करवाया तोशा खाना केस में। वो जवाब क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो है वो जो केसेस हैं, एवनफील्ड अपार्टमेंट हो गया, दीगर केसेस हैं, क्योंकि मोहम्मद कामरान खान साहब जो हैं वो रिपोर्टर हैं हमारे साथ, जो है वो अभी तो सुना टीवी के ब्यूरो चीफ़ हैं। दुनिया टीवी में हम इकट्ठे हुआ करते थे कॉलीग्स वहाँ पर। ये उस वक्त डिप्टी ब्यूरो चीफ़ भी थे, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट भी थे, अदालती मामलात को देखते थे। और पनामा केस हो, एवनफील्ड अपार्टमेंट केस हो, अल अजीज़िया रेफरेंस है, कैपिटल FZE वाला मामला था, फ्लैगशिप रेफरेंस, ये तमाम मामला तोशा खाना, इनको डे टू डे तमाम हेयरिंग्स में ये मौजूद रहे, ऑन द स्पॉट रहकर इन्होंने उसको रिपोर्ट किया। तो बड़ा रेलिवेंट बनता है इनसे पूछना कि ये जिस तरीके से ये मामला अब चल रहा है, ये इसमें कुछ चीज़ें बड़ी दिलचस्प हैं। और तीसरी आखिरी और अहम बात जो है वो हम करेंगे, क्योंकि कामरान साहब ने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जो कि इस वक्त फ़ाइज़ हुए हुए हैं उस मनसब पर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदालती मनसब है, वो मुनसिफ़ आला हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं, उनको एक ख़त लिखा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को कैसे जज करेगी हिस्ट्री, उनकी दौर में ज़ाहिर है कि अगर कोई इंसानी हकूक़ की पामाली होती है या इस किस्म की शिकायत आती हैं तो शिकायत तो आ सकती हैं, उन शिकायत की वजह से जज नहीं किया जाएगा। शायद हिस्ट्री उनको जज करेगी कि जब वो शिकायत जन्म ले रही थी तो चीफ़ जस्टिस के तौर पर उनका किरदार क्या था, और उन्होंने अपना पास्ट रिकॉर्ड सामने रखते हुए उन्होंने क्या किया। इन मामलों पर बात करेंगे। कामरान खान साहब, मैं अगर नवाज शरीफ साहब का पहले जो जवाब जमा कराया गया मैं वो पढ़ दूँ, फिर आपसे ज़रा तोशा खाना के ऊपर पहले बात कर लेंगे। अब ख़बर यह है कि जनाब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने तोशा खाना केस में जवाब अदालत में जमा करा दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में अपना जवाब जमा कराया है, जिसमें कहा गया कि कोई दस्तावेज़ मौजूद नहीं है कि नवाज शरीफ ने तोशा खाने से कोई भी गाड़ी मांगी हो। नवाज शरीफ की तरफ से गाड़ी लेने का कोई मुतालबा नहीं था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के जवाब पर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा क्या करेंगे अब। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अभी नवाज शरीफ का बयान देखेंगे और फिर इस पर मज़ीद कार्रवाई होगी। फिर इसके बाद अदालत ने समाअत 20 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। अब ये 20 दिसंबर की तारीख़ का क्या मामला है, बड़ा चर्चा है। दिसंबर का आगाज़ हो रहा है, लेकिन कामरान खान साहब, मियाँ साहब कहते हैं उनको ज़बरदस्ती जो है वो गाड़ी थमा दी गई, गन पॉइंट के ऊपर शायद उनको गाड़ी दी गई। तो वो ज़ाहिर है कि बादले नखास्ता, मरता क्या ना करता, बहुत मजबूरी में उन्होंने जनाब गाड़ी रखी। ऐसा ही है। और मतलब ज़ाहिर है वकील साहब ने, आप भी अपना वकील करेंगे ना तो वो आपको बताएगा ईसा साहब आपने अदालत में जाके ये बात बोलनी है। यानी मैंने तो पता ही कोई नहीं सी, मैंने तो बताएं कहाँ मांगी गाड़ी। कानून क्या है तोशा खाना का? गाड़ी देखिए गाड़ी जो है वो तो जो कवायद बने हुए हैं रूल्स के तहत, ये गाड़ी जो है वो किसी को भी नहीं दी जा सकती। मतलब और तहाइफ आप ख़रीद लेते हैं, लेकिन गाड़ियाँ जो हैं वो रूल्स नहीं बनाए गए उन्हें। लेकिन नवाज शरीफ के मामले में ये हुआ है कि वो रूल्स जो हैं वो रिलैक्स कर दिए गए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, जी ऐसा ही हुआ है, और रूल्स रिलैक्स करके उनको ये चीज़ दी गई है। तो वो कानूनी तौर पे कह सकते हैं कि भाई मैंने तो रूल्स रिलैक्स होते हैं, आपको पता है। मतलब रूल्स का रिलैक्स होना जो है वो भी एक कानूनी अमर होता है ना, मतलब एक लीगल सीक्वेंस में ही आ रहे होते हैं। मतलब ये इजाज़त होती है कि जी किसी मामले में इख्तियार होता है साहिब इख्तियार के पास कि वो चाहे तो रूल्स रिलैक्स कर सकता है। तो वो रूल्स रिलैक्स कर दिए वज़ीर आज़म ने और वो गाड़ी ले ली। तो वो तो यही कहेंगे ना, और उनका वकील तो यही कहेगा कि जी मैंने तो कानून के मुताबिक, रूल्स के ऐन मुताबिक लिए।
नहीं, रूल्स के मुताबिक एक चीज़ जिसकी ममानियत है, आपने कहा कि जनाब रूल्स रिलैक्स हो गए, जब आपने किसी को, अब ये जो जवाब है आपकी क्या रीडिंग है 20 दिसंबर को नैब जो है वो मियाँ साहब के ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मैंने मांगी हो गाड़ी है तो मैंने तो मुतालबा ही नहीं किया गाड़ी का, मुझे गाड़ी दे दी गई, तो जाहिर है कि फिर गाड़ी कौन नहीं रखता, ये होगा। सर ठीक हो गया। इससे पहले बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जो कि इसी तरीके से साबिक वज़राए आज़म पे या सियासतदानों पे रहे हैं, होते रहे हैं। ज़रदारी साहब को देख लीजिए, यूसुफ रज़ा गिलानी है, इसी तरीके से और सियासतदानों के ऊपर आए हैं। क्या होता है एंड पे, यानी कि हमें तो आपको याद होगा कि वो रट गए थे एक ज़माने में कि जी वो ARY गोल्ड रेफरेंस है, वो पोलो ग्राउंड रेफरेंस है, वो फलाना रेफरेंस है। यानी ये इतनी बार इन लोगों इस तरीके से इनको ड्रैग किया गया था कि रट गए थे ये वाले रेफरेंस बनते हैं। क्या है उन रेफरेंस में, किस में सज़ा हुई है? जिसमें सज़ा होनी होती है फिर वो इसी अंदाज में हो जाती है कि जी आपने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो FZD केस में आपको जो है ना वो आप सादिक और अमीन नहीं रहे और आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और जो आप वेल्थ वाली जो बात है कि जी अगर आपके पास नज़र आ रही है कि जी ये इसके ये अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ है, एक ऐसी एम्पायर है मियाँ साहब की जी। जाहिर है कि मियाँ साहब जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ फर वाले कोट, लुई विटॉन के कपड़े जनाब और ब्रांडेड शूज एंड ड्रेसिंग उनके फैमिली ने की है ना। वो हाइड पार्क में वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं और वो कश्तीरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आप जो है ना वो अब आप केस खुद बिल्डअप करना चाह रहे हैं उनके खिलाफ। सूरत हाल ये है किसके पास जो है वो एसेट्स नहीं है, मतलब आप यू नेम अ पॉलिटिशियन, यू नेम अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मतलब वो सबकी जो इसी तरीके से मिलेंगे। एक चीज़ ऐसी चीज़ अनएक्सप्लेन भी और एक्सप्लेन भी आपको सभी मिलेंगे। किसी के गोशवारे मुताबिकत नहीं करते, इवन मेरे और आपके भी नहीं कर सकते। जिस तरीके से गोशवारे जो है ना वो जमा होते हैं ना, वो भी कह सकते हैं कि साहब ये जो घड़ी पहनी हुई है ना आपने, ये आपके पास कहाँ से आई है, ये इसका तो आपने जिक्र ही नहीं किया जनाब। आप कहते हैं यार ये तो रूटीन की चीज़ थी, मैंने नहीं किया। कहने का मकसद ये है कि जब आपने करना हो, इंसाफ की देवी ने जब सोच लिया है कि ये इसको टारगेट करना है, इसको प्रोसिक्यूट करना है और इसको सेंटेंस करना है, इसको कन्विक्ट करना है, तो फिर वो हो जाएगा। उसमें फिर आप ये बेशक हल्का फुल्का या जवाब जो है ये भी काम कर सकता है, और उसमें कोई बहुत ज़ख़ीम सा आप वॉल्यूम्स बना के ले आइए जवाब, वो तब भी काम कर जाएगा। और अगर आपने किसी को देखना है कि जी कटहरे में जो है आपका कोई जान पहचान वाला है या इसको रिलीव करना है, तो उसके लिए भी आपको वो है। तो वो बिल्कुल मैं पनामा केस की तरफ ही मैं बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आज जो ये बात मियाँ साहब या ये कह रही हैं ना मरीम नवाज़ के जी ये तराजू के पल रहे बराबर और ये जी हमने ये किया वो किया, बात यह है कि वो तो ज़ख्मी थे ना, वो शेर था जो ज़ख्मी था। तो अब उन्होंने ज़ख्म खाए हैं और अब उनको मौका मिल रहा है, और देवी मेहरबान अगर हो गई है और उनको सपोर्ट भी मिल गई, और वो जिसे कहते हैं ना कि वो अपने जो उनके वो जो ज़ख्म जिनसे वो घायल हुए थे वो भी भर गए। तो अब वो अगर ये कहें कि जी अब हम तो आ गए हैं, अब जिसने हमारे साथ ये हरकत की है उसको भी सज़ा दी जाए, तो वो फिर एक हद तक जस्टिफाइड। मियाँ साहब तो और मियाँ साहब की साहबजादी जो है वो तो ये कहते थे कि हमारी लड़ाई जो है वो सिलेक्टेड से नहीं है, सिलेक्टर्स से है। तो सिलेक्टर्स का मामला उन्होंने छोड़ दिया अल्लाह पे, मामलात उन्होंने कहा कि हमने अल्लाह ताला पे छोड़ दिए, और खान साहब को वो कहते थे कि ये सिलेक्टेड है, उनके वो खिलाफ है। इज़ दैट व्हाट इज़ हैपनिंग? नहीं, सिलेक्टर देखें वो जिन सिलेक्टर उस सिलेक्टर्स में भी तखसीस कर रहे हैं ना, वो आज के सिलेक्टर की बात तो नहीं कर रहे हैं वो नहीं, तो वो जो पुराने हैं उनके खिलाफ भी वो कुछ नहीं करना चाह रहे। वो इसलिए नहीं करना चाह रहे, देखें आपको याद होगा मियाँ साहब की वापसी हो रही थी, मियाँ साहब की वापसी हो रही थी। ख्वाहिश ज़रूर होगी उनकी ख्वाहिश ज़रूर होगी कि जी हाँ वो उन जो पुराने सिलेक्टर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन वो उनके बस में नहीं है। और शायद उनको ये भी कहा गया हो कि जी आपको जो मतलब है कहा जा रहा है कि जी ये रोड मैप है, इसके ऊपर चलें और उन पुरानी बातों को भूल जाएं। मियाँ साहब पे जो केसेस का रिवर्सल हो रहा है, इसमें इंसाफ के तकाजे आपको लगता है कि पूरे हो रहे हैं? अगर आप अपना जुडिशल सिस्टम देख लीजिए और अपना जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है उसको देख रहे हैं, और उसमें जो एहतसाब अदालत की जो हिस्ट्री है, एहतसाब उसकी नैब की जो हिस्ट्री है, उसको अगर सामने रख के देखें तो मैं समझता हूँ कि ठीक हो रहा है।
अब इंसाफ के तकाजे, नकवी साहब आप जो है ना वो फंसाते हैं बात, ये इंसाफ के तकाजे दो हेयरिंग्स में 2 मिनट के जवाब, तो वो भी तो यही कहते हैं ना, देखें उनको, उनकी भी मेरिट के ऊपर भी बात, वो भी तो ये कहते हैं कि जनाब ये कहाँ ऐसा होता है कि जी आपने तनख्वाह ना ली हो और उस बात पे आप कहें कि जी आपके देयर इज अ कंट्रडिक्शन इन योर। ये कह रहे हैं कि ये जो बारे सबूत का मामला था कि जनाब ये नैब ने साबित करना है मियाँ साहब की अगर अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ मौजूद है, एक एम्पायर मौजूद है बाहर, और ये अब नैब ने साबित करना है कि ये गलत तरीके से गई, ये दौलत कैसे गई, वहाँ पर कैसे इकट्ठी हुई। मियाँ साहब जो है वो कोई किराए साबित भी नहीं करना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसमें बाकायदा प्रोसिक्यूटर एजेंसी तो बने ना, मतलब नैब ने तो बिल्कुल जिसे कहते हैं बैठना छोड़ा, वो तो लेट गए ना। ये वॉल्यूम मैंने अभी क्या था वॉल्यूम 10 में, देखिए वो आई डोंट नो, उसमें कोई इतनी एज सच इतनी ज़्यादा नहीं थी कोई चीज़, वरना वो ज़रूर बाहर आ जाती। वो ये कहा जाता है कि जी वो हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो उससे मुतालिक था, इसलिए उसको कॉन्फिडेंशियल रखा गया। लेकिन उससे हट के उससे आगे जाने की मैं बात कर रहा हूँ। हथरेडियों पे रख के सुप्रीम पूरे आए थे, बिल्कुल आई थी दस्तावेजात, बिल्कुल सही आई करप्शन की दास्तानें जो मियाँ साहब ने अपने अहद वजारत उस्मा में रकम की हैं। जी बिल्कुल ठीक है। JIT आपको पता है कि वो सारी उसकी समातें और फिर उसके बाद वो JIT जिस तरीके से बनी गई। लेकिन मैं वही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब आपने किसी को टारगेट करना है या आप समझते हैं कि जी हाँ इसको सबक सिखाना है या इसको, तो फिर उसके लिए JIT भी बनती है, उसके लिए WhatsApp भी आते हैं, उसके लिए निगरान जज जो है वो भी मुकर्रर होता है, उसके लिए फिर वहाँ पर फिर सारे जो है ना डिवाइसेस, ये सारे हवा जो है फिर एक ही सिंथ में चल रही होती है। और जब आपको ये इशारा मिले कि नहीं जी अब जो है वो 180 डिग्री का आपने मोड़ना है, यू टर्न तो असल में ये है देखा जाए तो। और ये किसने लिया यू टर्न? ये अदालत और एहतसाब के कानून और एहतसाब के निज़ाम ने यू टर्न ले लिया, कह सकते हैं हमारे एहतसाब का निज़ाम तो मैं वो कह सकता हूँ। और जहाँ अदलिया की आप बात कर रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि अदलिया में भी, अगर यू टर्न की बात नहीं कर रहा, लेकिन अदलिया में भी शख्सियात चेंज होने से जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस का मामला है वो मुतासर होता है, आया है। इट्स ऑन द रिकॉर्ड। अच्छा चले हम अगले मामले पर बात कर लेते हैं। आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने ये कहा था कि हम सिर्फ डिटेल्स कवर कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं फैसला हो चुका है कि मियाँ साहब को चौथी मरतबा वज़ारत उज़्मा के मनसब पर विराजमान करना, उनकी ताजपोशी हो रही है और हम सिर्फ अब डिटेल्स तय कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं कि ये हो किस तरीके से रहा, उस प्रोसेस के ऊपर हम डे टू डे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब ये मज़ा का खेज जवाब है जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से जमा करवाया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसी तो कोई दस्तावेज़ और सबूत मौजूद नहीं है कि मैंने गाड़ी मांगी थी या मुतालबा किया था। गोया कि उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म साहब जो कि कुछ भी नहीं थे, ये उस वक्त की बात है, वो इलेक्शन नहीं लड़े थे 2008 का, और मियाँ साहब जो हैं वो नहीं थे ना, यानी उनके पास कोई ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं थी। उसके बावजूद मियाँ साहब जनाब उनको गाड़ी दी गई और अब वो ये बात कह रहे हैं और 20 दिसंबर को, और उसके बाद हम देखेंगे कि 20 दिसंबर अहम इस वजह से कि उस वक्त लगभग वो टाइम होगा जब आ चुका होगा जो इलेक्शन शेड्यूल है, और उस 7 दिन के अंदर ये फॉल कर रही है डेट जिसमें मियाँ साहब को हर मामले से क्लियर होकर इलेक्शंस की तरफ बढ़ना है। आखिरी मामला जिसके ऊपर बात करनी है वो है ख़त के मदरजात में आपके सामने क्विकली रख देता हूँ। अच्छा, इलेक्शन से पहले अगर एक बात ऐड कर दूँ उसी जो हमने अभी डिस्कस की है बात, कि ये वाले मराहिल अभी सिर्फ ये, यानी ये तो इंसाफ अदालत का केस है ना, अभी जब मियाँ साहब अपने कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे तो उस वक्त भी वो डिक्लेयर करेंगे अपने एसेट्स वगैरह, उस वक्त भी उनके ऊपर ऑब्जेक्शन होगा, उस वक्त भी उस ऑब्जेक्शन की जो है ना वो सुनवाई होगी और उसके ऊपर फैसला जो है वो किया जाएगा। वो स्टेज जो है वो भी हो जाएंगे। मैं बस फिर बात खत्म है। कामरान साहब आप फिजाई नहीं देख रहे। अच्छा, ये मैं आपको प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि ये जो हनीमून है ना, इस मतलब की शादी का, हाँ, ये जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हो रही है, हाँ, इसका हनीमून बड़ा शॉर्ट लिव्ड होगा। ये मेरी वो है, आप समझ अच्छा, असेसमेंट है, हो सकता है कि हनीमून को इतना लंबा नहीं चलेगा। अगर मियाँ साहब के और एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुकात की हिस्ट्री को देखा जाए तो आपकी बात में वजन है। नहीं, वो इस वजह से नहीं होगा, वो इस वजह से होगा कि मियाँ साहब विल प्रूव टू बी डिसअपॉइंटमेंट वंस अगेन।
मतलब है वो आवाम के लिए वो रिलीफ नहीं हुआ ना, पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और उससे हालात खराब होते हैं, आपको पता है ना कि और फिर ये सारी चीजें फिर वो इंस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल और ये इंस्टेबिलिटी, बाकी सारी कहानियां। मियां साहब अपना बदला लेने आ रहे हैं। मेरी असेसमेंट ये है कि मियां साहब चाहते हैं कि वो अपने स्कोर सेटल करें, विंडिकेट करें खुद को, बताएंगे मेरे साथ ज्यादती हुई थी, इन्होंने ज्यादती की थी, फलां फलां। तो अभी तक जो कैंपेन उनकी चल रही है वो इसी बेस पे चल रही है। उन्होंने कोई रोड मैप नहीं दिया, उन्होंने कोई इस तरह का कोई नहीं दिया। हालांकि इवन बिलावल भुट्टो जरदारी और इवन आसिफ जरदारी, इन्होंने अपने जब जहाँ स्पीच कर रहे हैं ये, वहाँ पर वो कोई ना कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि जी हम ये करेंगे। आज उन्होंने कहा जी हम यूथ्स को वो कार्ड देंगे, जनाब यूथ कार्ड जो है वो देंगे। मतलब एक इस पे मैंने उनकी माशी प्लान के हवाले से, उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से मैंने शहबाज राना से मैंने बात की ना, अभी तक की सबसे दिलचस्प बात उसने की। उसने कहा कि यार एक बंदा है 74-75 साल उसकी उम्र है, आप ये कैसे तवक्को करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के 75वें या 76वें साल में कुछ ऐसा करेगा जो पहले 74 साल में नहीं किया। कहते आप उम्मीद ही गलत लगा के बैठे हैं। आपको पता है, बार बार आपने देखा हुआ है, उनके पास यही प्लान है कि लोगों को कहें कि आप इंडस्ट्री लगाएं, हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि पैसा कहाँ से आया। उनके पास इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई अगर रोड मैप होता, कोई प्लान होता, तो वो प्लान वो दे चुके होते। 74 साल को जेब में छुपा के थोड़ी उन्होंने रखा हुआ था। तो वो उनसे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि आज जनाब चीफ जस्टिस को पीटीआई ने ख़त लिखा है कि मुकदमात और गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, और सियासी सरगर्मियों के हवाले से उन्होंने कहा है कि हमारे लिए हमारी तरफ नज़र डालें। मुकदमात का उन्होंने हवाला दिया है कि ये मुकदमात हैं जिनका पीटीआई को सामना है। साथ ही उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ को सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जा रही। तहरीक इंसाफ को आज़ादाना सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी जानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाए कि वो पीटीआई को बराबरी की सतह पर मुहिम चलाने में किरदार अदा करे, और रहनुमाओं को जबरी तौर पर जो है वो पार्टी छुड़वाई जा रही है, FIRs दर्ज की जा रही हैं, सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है, और इंतखाबी मुहिम में रुकावटें डाली जा रही हैं। अब कामरान साहब जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, उनके रिमार्क्स मुख्तलिफ केसेस में, उनका तरीक़ाकार, और ख़ास तौर पर जो उनको बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ करने वाले आपके कॉलीग्स हैं, हमारे कॉलीग्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये वो रेड लाइन है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की, जिसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। आप उनकी किसी भी चीज़ पे एतराज़ कर सकते हैं, किसी को उनका बोलने का अंदाज़ पसंद हो या ना हो, किसी को उनका जज्बाती होना पसंद हो या ना हो, लेकिन ह्यूमन राइट्स पे और आइन पे ये दो चीज़ें हैं जिन पे वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एक चीज़ हमने देख ली कि जो इंतखाबात अल्तवा का केस था, उसमें रिमार्क्स यदि आइन शिकनी हो गई तो आइन शिकनी पर उन्होंने स्टेप वगैरह कोई नहीं लिया। एक तो वो रेड लाइन क्रॉस हो गई। दूसरा, ये इंसानी हकूक़ वाले मामला चल रहे हैं, पीटीआई ने ख़त भी लिखा है, पहले सदर मुमलिकत ने भी लिखा था। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, आपके ख़्याल में इस पर कोई एक्शन लेंगे या नहीं? मेरा ये ख्याल है कि ये पीटीआई को इन सारी कंटेंशंस के साथ ना बाकायदा तौर पर एक पिटीशन दायर करनी चाहिए थी। पिटीशन के ऊपर जब पिटीशन आप दायर करते हैं ना, तो आपको पता है कि उसके ऊपर फिर आप स्ट्रेस कर सकते हैं कि जनाब मैं केस लेकर आया हूँ और इस केस को सुना जाए, प्रायोरिटी पे सुना जाए। लेटर तो एक इनफॉर्मल सी या फॉर्मल सी चीज़ होती है कि वो उस पे ऊपर नोटिस ले लें तो ले लें, ना लें तो ना लें। जैसे आपका गिला है कि जी इतना बड़ा इल्ज़ामात से भरा हुआ लेटर आया है और उसके ऊपर काजी साहब ने कुछ नहीं किया। नो डाउट जी, काजी साहब इज़ अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी, ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, इसमें कोई शक नहीं है। ये रेपुटेशन वो इंजॉय कर रहे हैं और उन्होंने इसको डेमोन्स्ट्रेट भी किया है। आपकी बात भी बिल्कुल बजा कि जी जब टेस्ट केसेस आते हैं तो फिर पता चलता है नहीं सर, कि आप उसमें तब होता है। देखें, मैं बिल्कुल वीडियो के आगाज़ में ये बात कह दी थी कि काजी साहब को जो हिस्ट्री है वो जज इस बात पर नहीं करेगी कि उनका दौर कैसा था, बल्कि ये जज करेगी कि उनके दौर में जब वो सब कुछ हो रहा था, जिस पर ये सब कुछ मौजूद था, तो उस वक्त उन्होंने क्या किया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जो मौजूदा हालात हैं और जो कॉम्प्लिकेशंस है हालात की, जो सर्कमस्टेंशियल ग्राउंड्स हैं, वो तकाजा करते हैं कि जी यहाँ पर जुडिशल इंटरवेंशन होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है और होनी चाहिए आइन के मामले और पर भी, इसमें ये मतलब ये वाले मामला अगर किसी और मतलब जैसे वो आप हर दौर के एक अपना चीफ जस्टिस होता है ना, तो वो इफ्तिखार चौधरी के दौर में अगर वो होते तो यकीनी तौर पे वो इन चीज़ों को उठा लेते, या तो वो ये होना चाहिए। लेकिन देखें, मैं ये कहूँगा कि इसमें काजी साहब जो हैं उनका अभी भी खैर वो चंद माह हैं, मतलब 1 साल लगभग उनका टेन्योर था, जिसका कि अब काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है।
अभी आपने 9 मई के जो शहरियों वाला ट्रायल वाला मामला है वो आपने देखा है, अभी तो टेस्ट केस उसके ऊपर बनेगा काजी साहब का। पहले तो वो उसमें शामिल नहीं हुए थे, वो उस बेंच में नहीं शामिल हुए थे चीफ जस्टिस बनने के बाद, और उनका मौक़िफ़ ये था कि जी जो पहले से ये बेंच सुन रहा है वही इसको सुने ताकि पिछली समात ज़ाया ना हो जाए, वो फ़ैसला करे। अब चूँकि उसके ऊपर अपीलें जो है वो दायर हो चुकी हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के आने के बाद उसमें बाकायदा अब अपील है। अपील के मुताबिक ये है कि उस अपील को जो है वो बड़ा बेंच सुनेगा, और ऐन मुमकिन है कि जी उसमें चीफ़ जस्टिस जो हैं वो ख़ुद भी अपने आप को शामिल करें, बल्कि करना चाहिए उन्हें, ये इतनी इम्पॉर्टेंट केस है तो उसमें चीफ़ जस्टिस को शामिल। फिर पता चलेगा कि जी आप उसको कहते हैं, यानी आपके जो साथी जजेस हैं वो ही कह रहे हैं कि जी शहरियों का मिलिट्री ट्रायल जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और नहीं होना चाहिए। ये जुडिशल पैरेलल एक जुडिशल सिस्टम वाली बात है कि जी आप शहरियों को उनका कानून होते हुए आप उनको मिलिट्री एक्ट के तहत जो है वो प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। लेकिन और टेस्ट केस बन जाएगा ना, क्योंकि जनाब एक फ़ैसला आया हुआ है और मुतफ़िका फ़ैसला है उस पर। देखें वो जो जज साहिबान थे, 5 जज साहिबान थे, उनका फ़ैसला था तो मुतफ़िका फ़ैसला था। वो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तलाफ किया था, सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि जी इस बात पर तो मैं मुत्तफ़िक हूँ कि जी शहरियों का ट्रायल जो है वो नहीं करेगी मिलिट्री कोर्ट, वहाँ पर नहीं होगा। हाँ, जो आर्मी एक्ट 1952 को ये वो उसकी क्लाजेस जो है वो कर रहे हैं कि जी ये कलअदम करार दे रहे हैं, उस पर मैं वो कहते थे ये काम पार्लियामेंट का है, ये मैं नहीं कर रहा, इसमें वो शरीक नहीं थे, लेकिन वो भी माइनॉरिटी व्यू था उनका। तो बुनियादी तौर पर एक कंसेंसस जजमेंट है, उस जजमेंट के अगेंस्ट जो है वो अपीलें आई हैं, और अपीलें कहाँ से आई हैं ये भी आप बखूबी समझ सकते हैं। कौन चाहता है कि ये चीज़ें रिवर्स हों? सही। कौन चाहता है कि जी ये चीज़ें जो है ना वो ना हो? तो वो टेस्ट केस है, ये सब वो उस वक्त पता चलेगा कि हाँ काजी फाइज़ ईसा साहब जो है ना वो कितना जो है वो आइन की पासदारी या बुनियादी इंसानी हकूक़ की पासदारी करते हैं। इसलिए कि काजी साहब वही जो इस वक्त चीफ़ जस्टिस हैं, ये वही जज हैं जिन्होंने चीफ़ जस्टिस बनने से पहले इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कुछ केसेस जो है वो सो मोटो इख्तियार के इस्तेमाल करते हुए जो वो उनको टेकअप कर लिया था, और फिर उस वक्त के चीफ़ जस्टिस ने कहा था कि जनाब अब आप चूँकि फ़रीक बन गए हैं, अब आप चूँकि एक के ख़िलाफ़ फ़रीक बन गए हैं, तो इसलिए अब आप मज़ीद कोई प्राइम मिनिस्टर का केस जो है वो इमरान ख़ान का ना सुने। तो वही लॉजिक जो है वो मैं ये समझता हूँ कि आज भी देखा जाए तो बनती है। यानी एक उस किस्म का उनके ऊपर ये एलिगेशन था कि उन्होंने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जब वो प्राइम मिनिस्टर थे नोटिस लिया था। तो ये वाली ये चीज़ है ना, देखें ना, आजकल कोई इस तरह की केसेस अगर वो आप इस लेटर की बात कर रहे हैं, जब इस लेटर के ऊपर फ़र्ज़ करो वो नोटिस लेके इसको ह्यूमन राइट्स का केस बना के इसके ऊपर सुनवाई के लिए इसको फ़िक्स कर देते हैं, तो कल को कोई ना कोई वकील ज़रूर उनको ये बात याद कराएगा कि जनाब ये वही प्राइम मिनिस्टर का केस है, उसी की पार्टी का केस है जिसके ख़िलाफ़ आपने अज़ ख़ुद जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी थी और मुखालफाना कार्रवाई शुरू कर दी थी। सही। देखते हैं जनाब, अदालती महाज, सियासी महाज, ये सब गर्म हुआ हुआ है। पाकिस्तान में बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मियाँ साहब ने जवाब जमा करवा दिया, अब आप देखेंगे। मुझे तो यही लगता है, मेरी असेसमेंट यही है कि मियाँ साहब को इस मामले पर भी, तोशा खाना वाले मामले के ऊपर भी क्लीन चिट जिस तरीके से बाकी मामलात पर दी जा रही है, इस पर भी दे दी जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। मुझे कामरान खान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।